देखो साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर भी एक टीम होती है, ठीक है। उस टीम के अपने मेंबर होते हैं, ठीक है। उस टीम के अपने मेंबर होते हैं जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनका काम होता है, मतलब वो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखते हैं। तो प्रत्येक की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसको हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो पहला आता है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट कौन होता है? एक डॉक्टर। साइकेट्रिस्ट हम किसको बोलते हैं? एक डॉक्टर को, ठीक है। और इस साइकेट्रिस्ट का काम क्या होता है? साइकेट्रिस्ट का काम होता है किसी भी डिजीज के बारे में डायग्नोसिस करना। मतलब इसका मेन काम होगा वो होगा डिजीज को डायग्नोस करना। ठीक है, पहली चीज हमने इसके बारे में देखा, ये कौन होता है? ये डॉक्टर होता है, ठीक है। और अपन इसको बोल सकते हैं पावर ऑफ एटॉर्नी, मतलब हॉस्पिटल के अंदर मोस्टली पावर होता है वो इसी के पास में होता है। ये क्या करेगा? इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और इन्वेस्टिगेशन करके एक फिक्स डायग्नोसिस तक पहुंचेगा, ठीक है। एक फिक्स डायग्नोसिस तक पहुंचेगा और वही डायग्नोसिस पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट के अंदर बाकी सबका रोल होता है, जैसे साइकेट्रिस्ट, नर्स, इसका काम होता है केयर टेकर का, कि किस तरीके से पेशेंट को केयर करना चाहिए। तीसरा होता है साइकेट्रिक सोशल वर्कर। सोशल वर्कर मतलब अपनी कम्युनिटी को देखने वाले सोशल वर्कर। यहाँ पर आप पॉइंट टू पॉइंट देखना कि सोशल वर्कर है ना, इस सोशल वर्कर का क्या काम होगा कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर असिस्मेंट करना, ठीक है। तीसरा होता है डाइटिशियन, हेल्थ से रिलेटेड डाइटिंग देना, हेल्थ से रिलेटेड डाइटिंग देना या डाइट का मैनेजमेंट करना, ठीक है। एक होता है गाइडेंस एंड काउंसलर, जो पेशेंट की काउंसलिंग करता है। वैसे साइकेट्रिक नर्स का भी यही रोल होता है, इसका मेन काम है वो है काउंसलिंग करना। एक होता है फार्मासिस्ट, जिसका काम होता है मेडिकेशन प्रोवाइड करना, मेडिकेशन से रिलेटेड। एक होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जिसका काम होता है किसी भी प्रकार की कोई न्यू एक्टिविटीज अगर पेशेंट को करानी है तो उसके लिए एक नया बंदा होता है जो थेरेपीज के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप लोगों ने कॉमन वर्ड सुना होगा स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 3 साल के होने के बाद भी, 4 साल के होने के बाद भी वो प्रॉपर तरीके से साउंड नहीं आता, तो ये स्पीच थेरेपिस्ट क्या करते हैं? उनको बोलना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? बोलना सिखाते हैं, ठीक है। और एक होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जैसे आपने ड्यूटी डॉक्टर होता है हॉस्पिटल में, इसी प्रकार से एक होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये दोनों काउंसलिंग का काम करते हैं, ठीक है। इनका काम डायग्नोसिस से रिलेटेड होता है, इनका काम सिम्टम से रिलेटेड होता है। जो नर्स होता है वो एक केयर टेकर के रूप में होता है, मोस्ट भूमिकाएं निभाता है, पेशेंट के साथ कंटिन्यूसली बना रहता है, ठीक है। वो काम होता है एक नर्स का। सो ये है हमारी साइकेट्रिक टीम, जो एक मेंटली इल पेशेंट को ट्रीट करती है। अब चलते हैं अपन उनके फुल डिस्क्रिप्शन की ओर। तो ये हमने पहले देखा था, हमारा साइकेट्रिस्ट आ गया, साइकेट्रिक नर्स आ गया, इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आ गया, साइकेट्रिक सोशल वर्कर आ गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आ गया, फार्मासिस्ट एंड डाइटिशियन एंड काउंसलर। ये सब अब इनके स्पेसिफिक रोल क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था साइकेट्रिस्ट के बारे में। साइकेट्रिस्ट कौन होता है? जो पेशेंट को डायग्नोस के लिए डील करता है, जो डायग्नोस बनाता है, ये भी कह सकते हैं कि जो डायग्नोस बनाता है वही होता है साइकेट्रिस्ट, ठीक है।
पहला बंदा कौन होता है? साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट के रोल क्या होते हैं? तो देखो, एक साइकेट्रिस्ट के क्या क्या रोल हो सकते हैं? सबसे पहला, एडमिट पेशेंट, पेशेंट को एडमिट करना। कहाँ पर एडमिट करेगा? केयर यूनिट मतलब आईपीडी में। और इनको एडमिट करना अपने जनरल हॉस्पिटल की जैसे नहीं होता। इनको एडमिट करने के लिए भी, इसको साइकेट्रिक पेशेंट को एडमिट करने के लिए एक साइकेट्रिस्ट अगर करता है ऐसा, तो उसको एक डीएम से ऑर्डर लेना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना पड़ता है, तब जाकर पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं। दूसरा है मॉनिटर साइको फार्माकोलॉजिकल एजेंट। पेशेंट की जो भी हम ड्रग थेरेपी देते हैं, उस ड्रग थेरेपी को मॉनिटर करते हैं। ड्रग थेरेपी कि कौन सी ड्रग है जो यूजफुल है और कौन सी नहीं है। जो जिनका इफेक्ट नहीं होता उन मेडिकेशन को क्या कर दिया जाता है? लेफ्ट करवा दिया जाता है और चेंज करके मेडिकेशन दूसरी देना। डॉक्टर का तो यही काम होता है कि हाँ 3 दिन का कोर्स दिया, जनरल हॉस्पिटल में, ठीक है, 3 दिन का अगर किसी पेशेंट को कोर्स दिया गया है और पेशेंट अगर 3 दिन में रिकवर नहीं हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे? वापस ये जो मेडिकेशन है इसको चेंज कर दूसरी मेडिकेशन देंगे, ठीक है। बट जनरली साइकेट्रिक हॉस्पिटल में क्या होता है? अचानक ऐसा नहीं होता। बेटा आवाज बंद रखो अपनी, ठीक है। तो जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल होता है ना, उसके अंदर जनरली ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? ये जो मेडिकेशन अगर दी गई है ये 15 दिन तक कंटिन्यू चलेगी। अगर 15 दिन 20 दिन के बाद भी इफेक्ट नहीं आता, तब जाकर उसको चेंज की जाती है। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है। साइकेट्रिक का जो भी ट्रीटमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है और हो सकता है महीनों तक चले, हो सकता है साल तक चले, है ना। कुछ बीमारियां जिनके अंदर 2-3 हफ्तों में भी ठीक हो जाती हैं। तो साइकोलॉजिकल एजेंट और प्लस फार्माकोलॉजिकल एजेंट, इन चीज़ों पर अटेंशन दिया जाता है। एडमिनिस्टर इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी, ईसीटी देने के लिए। ईसीटी आप लोगों ने सुना होगा कि पुराने ज़माने के अंदर यहाँ पर लगाकर और वोल्टेज खोल दिए जाते थे, जिससे पेशेंट के पूरे बाल खड़े हो जाते थे, तो उसको बोलते हैं ईसीटी थेरेपी। तो ईसीटी थेरेपी देने का काम भी किसका है? एक डॉक्टर का। वो थी हमारे डायरेक्ट ईसीटी। अभी हम देते हैं मॉडिफाइड ईसीटी, अपन आगे बात करेंगे इसकी। इसके अलावा कंडक्टिंग इंडिविजुअल एंड फैमिली थेरेपी है। पेशेंट को इंडिविजुअल थेरेपी दी जाती है और फैमिली थेरेपी दी जाती है। और ये क्यों दी जाती है? ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए, इसलिए ये थेरेपी दी जाती है। पार्टिसिपेट इन इंटरडिसिप्लिनरी टीम मीटिंग। और जो एक साइकेट्रिस्ट होता है ना, उसका खास रोल होता है कि वो अपनी टीम को साथ लेके चलता है और हर चीज में पार्टिसिपेट करता है। जो उनकी टीम होती है, जो अवेयरनेस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी आया था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। अगर आप इसको नेट से सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको मेंटल हेल्थ डे के वीडियो मिल जाएंगे। क्योंकि जो साइकेट्रिस्ट होता है वो क्या करता है, कोई भी अगर इस प्रकार की इंटरडिसिप्लिनरी टीम है या फिर कोई अवेयरनेस से रिलेटेड कोई टीम है, तो उनके अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। इसके अलावा in their legal power to prescribe and write orders, psychiatrist often function as a leader of team। और जो ये साइकेट्रिक टीम होती है ना, इसका ये एकमात्र लीडर होता है। साइकेट्रिक टीम का लीडर कौन होता है? साइकेट्रिस्ट, ठीक है। और इसके पास ऑर्डर होता है मेडिकेशन लिखने का, ठीक है। लीगल पावर है ये इसके पास में। क्या है? एक साइकेट्रिस्ट के पास में लीगल पावर है किस चीज से रिलेटेड? मेडिकेशन लिखने का। और दूसरा, ये अपनी टीम का लीडर होता है, ठीक है। बात करते हैं साइकेट्रिस्ट नर्स की। तो देखो, साइकेट्रिक नर्स को हम रजिस्टर्ड नर्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब आप लोगों का डिप्लोमा या जो आपका कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आपको RN नंबर मिलेंगे, रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफ, ठीक है, ये नंबर मिलेंगे। और ये नंबर मान लो कुछ भी है, मान लो हमने लिख दिया 8210, ये आ गया आपका नंबर, ठीक है। तो ये जो रजिस्टर्ड नर्स है ना, ये किसको बोलते हैं कि आप इस नंबर से रजिस्टर्ड है, उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड नर्स विद
स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन द केयर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट। और देखो बहुत सारे कोर्सेज है जो अलग अलग कैटेगरी को डिवाइड करते हैं कि हाँ ये साइकेट्रिक यूनिट का है, या आईसीयू वाला कोर्स है, या एनआईसीयू वाला कोर्स है, होते हैं बहुत सारे। जैसे इसको पीडियाट्रिक एमएससी बोल सकते हैं, ठीक है, पीडियाट्रिक से पीएचडी बोल सकते हैं, या बहुत सारे अलग अलग छोटे कोर्सेज भी आते हैं, तो वो सब एक स्पेशलाइज को शो करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे एमएससी नर्सिंग इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो ये एक इंडिकेटर होता है किसके लिए, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन द केयर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट की। इन लोगों के पास में इनसे रिलेटेड केयर देने की क्षमताएं है, या फिर इनके पास वो क्वालिफिकेशन है, इनको इसी चीज के लिए ट्रेन किया जाता है। देखा होगा आपने युद्ध में जाने से पहले सब पहले के जमाने में तलवार से वैसे युद्ध करते थे, है ना, पहले प्रैक्टिस करते थे। तो उसी प्रकार से सभी व्यक्तियों को क्या किया जाता है, पहले से इन चीज़ों के बारे में ट्रेन कर लिया जाता है कि सिजोफ्रेनिया क्या है, मेनिया क्या है, ठीक है, और वो एक डिप्लोमा या डिग्री के नाम पर होता है। नेक्स्ट, सी हैव ए डिप्लोमा। अब वो डिप्लोमा भी हो सकता है, एमएससी नर्सिंग भी हो सकती है, एमफिल भी हो सकती है, और पीएचडी भी हो सकती है। ये सब की स्पेशलिटी क्या होगी, साइकेट्रिक। इन सभी की स्पेशलिटी क्या होगी, साइकेट्रिक। साइकेट्रिक नर्स इज अकम्प्लिश फॉर द बायो साइकोसोशियल नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट एंड देयर मिलियू अदर फंक्शन इंक्लूड। और देखो इसके अंदर बहुत सारे केयर भी इंक्लूड है, कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो नंबर 1 पर आता है एडमिनिस्ट्रिंग एंड मॉनिटरिंग मेडिकेशन, कि जो मेडिकेशन हम पेशेंट को दे रहे हैं वो मेडिकेशन इफेक्टिव है या नहीं है, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट के पास में नहीं रुकता है, कौन रुकता है, नर्स, 24 आवर, है ना, 24/7 ये एक नर्स पेशेंट के पास में रुकता है। तो सबसे ज्यादा डाटा किसके पास में होंगे, डाटा कलेक्शन सबसे ज्यादा नर्स के पास में होगा, और इसी नर्स की हिस्ट्री कलेक्ट करने के बाद में ये देता है एक साइकेट्रिस्ट को कि इसकी कंडीशन इस प्रकार से है, और वो साइकेट्रिस्ट क्या मॉडिफिकेशन करना, वो मॉडिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हाँ पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा तो हम ऐसा करें इसकी मेडिकेशन थेरेपी ही चेंज कर दें, अपन इसकी जगह ये यूज करें। तो कुल मिला के इस प्रकार से सिनेरियो चलता है। तो सबसे पहला काम होता है नर्स का, वो है टू मॉनिटर मेडिकेशन, मेडिकेशन को देना, मेडिकेशन को चेक करना। देखो एक एग्जांपल देते हैं आपको इसका। कुछ पेशेंट होते हैं उनको अगर आप हाथ में देकर पानी पिलाकर उसका मुंह वापस चेक नहीं करेंगे ना, तो वो क्या करेंगे, थोड़ी दूर जाएंगे और फिर उसको पिक कर देंगे, थूक देंगे। क्यों, क्योंकि वो दिमाग लगा लेते हैं अपना कि हाँ इस टेबलेट को इधर डालना है, या फिर ऊपर लगा, या इसके नीचे दबाना है, या इसके नीचे दबाना है, वो दबा लेते हैं मेडिकेशन को। आपके सामने पानी पियेंगे, आपको लगेगा कि हाँ अरे पेशेंट ने तो पूरा पानी पी लिया, मतलब टेबलेट भी चली गई होगी। हम अवॉइड कर दें उसको, वो क्या करेगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, उसको थूक देगा। तो वहां पर एक नर्स का रोल आता है खास, वो क्या है, टू सी, या फिर वॉच, क्योंकि वॉच एक स्पेशल अटेंशन है, सी इज अनकॉन्शियस अटेंशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वहां पर देखेंगे कि हाँ क्या उसके मुंह के अंदर वो टेबलेट है या नहीं है ना। अगर हम मुंह को पूरी तरीके से देख लें उसमें टेबलेट नहीं दिखती, अब हम वो पेशेंट को बोल सकते हैं कि हाँ अब जाइए आप, ठीक है। दूसरा है असिस्ट इन न्यूमेरियस साइकेट्रिक एंड फिजिकल ट्रीटमेंट। दोनों प्रकार के ट्रीटमेंट पर अटेंशन देना नेसेसरी है, पहला न्यूमेरियस और दूसरा फिजिकल। कहीं ऐसा नहीं कि हमने मेडिकेशन दी उससे पेशेंट का फिजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा बन रही है और जो उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो कम रिकवर हो रही है। तो हमें दोनों चीज़ों पर अटेंशन रखना है। ये भी क्या करता है, पार्टिसिपेट इन इंटरडिसिप्लिनरी टीम। कोई भी अवेयरनेस से रिलेटेड कोई भी टीम होती है उस टीम के साथ ये भी पार्टिसिपेट करता है। क्यों करता है, ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस बना सके। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, जागरूक, लोगों को जागरूक करे। कहाँ मेंटल बीमारियां ये है, आप ये करो बच जाओगे, है ना, योगा करो, ठीक है। टीच पेशेंट एंड फैमिलीज।
देखो एक नर्स का काम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये भी एक नर्स का बेस्ट काम है कि नर्स क्या करे कि अगर उसको कुछ त्रुटि लगी है कि हाँ इसके अंदर ये प्रॉब्लम में भी हो सकती है, तो उस पेशेंट को क्या करें, गाइड करें, उसकी काउंसलिंग करें कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए, आप अगर योगा करेंगे तो आपको रिकवर होने के चांसेस इतना हो जाएगा, या आपकी जो टेंशन है वो तो खत्म हो जाएगी, आप भक्ति करो भगवान की तो आपका दिमाग है वो कंसंट्रेट होगा भगवान की तरफ, तो आपको जो स्ट्रेस वाले इवेंट है वो आप भूल जाएंगे, याद नहीं आएगा। तो टीच द पेशेंट एंड फैमिलियर, उनके फैमिली मेंबर को भी बताना चाहिए और पेशेंट को भी हमें बताना चाहिए। और देखो एक चीज और, एक नर्स जब भी पेशेंट से मिलता है तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ में मिलता है, अगर नर्स खुद ही नेगेटिव एनर्जी होगा तो पेशेंट को भी पॉजिटिव एनर्जी कभी नहीं दे पाएगा। सो कभी भी अगर नर्स को पेशेंट से मिलना है तो उसके पास में क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिविटी, जिसकी वजह से पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर हो सके, क्योंकि रिकवर 2 दिन में तो नहीं होगा। जैसे मेडिकल बीमारियां होती है कि टेबलेट खाई, सुबह सेट्रिजन खाई, सुबह तक सर्दी जुकाम है वो हल्का हो जाएगा। साइकेट्रिक डिसऑर्डर ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर को होने में भी टाइम लगता है, अचानक नहीं होते, तो ठीक होने पर भी टाइम लगता है। तीसरी नेक्स्ट हमारा है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेशेंट्स रिकॉर्ड, पेशेंट के रिकॉर्ड स्टोर करके रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कुछ रिकॉर्ड लीगल हो, है ना, तो लीगल प्लस ओपीडी प्लस आईपीडी इनके रिकॉर्ड है उनको स्टोर करके रखा जाता है। जैसे लीगल रिकॉर्ड होते हैं वो 15 साल तक स्टोर रहते हैं, ओपीडी वाले 5 साल और आईपीडी वाले 7 से 10 साल तक स्टोर होकर रखे जाते हैं, ताकि पेशेंट के बारे में कभी भी कोई भी इंसिडेंस हो तो तुरंत हॉस्पिटल में आके पूछा जा सके कि इनके साथ क्या हुआ था, मान लो 15 साल पहले इनके साथ क्या हुआ था। तो इस तरीके से पेशेंट के रिकॉर्ड को सेफ रखना जरूरी है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेशेंट रिकॉर्ड, एक्ट एज पेशेंट्स एडवोकेट। देखो आप लोगों ने फंडामेंटल के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि नर्स इज ए एडवोकेट, नर्स इज ए स्वीपर, नर्स इज ए टीचर, नर्स इज ए फादर एंड मदर, नर्स इजे, तो बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी थी। देखो नर्स और डॉक्टर का काम कोई एक नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि चलो हम एक सर्जरी की बात करें, तो एक सर्जरी के अंदर जैसे जूते चप्पल में टाँका लगाया जाता है ना, जैसे एक डॉक्टर को भी स्किन के अंदर टाँके लगाने पड़ते हैं। जब भी ऑपरेशन कंप्लीट हो गया तो टाँके लगाने पड़ेंगे। तो टाँका लगाते हैं इसका मतलब क्या हो गया, चमा रहे है ना, और टेलर है ना। इसके अलावा एक जब मान लो पस है एब्डोमेन में या कहीं पस है तो वो इंसिशन लगाकर उस पस को साफ करते हैं, तो इसका मतलब वो स्वीपिंग कर रहे हैं, है ना। तो एक नर्स और एक डॉक्टर का काम मल्टीपल हो सकता है ना। तो यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है, एक जो भी है जैसे एडवोकेट है तो पेशेंट के क्या प्रॉब्लम है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं और उन सिम्टम्स की रिकवरी किस तरीके से होगी। तो यहाँ पर ये क्या करता है, एक नर्स डायग्नोसिस बनाता है, हाँ पेशेंट को क्या बीमारी हुई है ये डायग्नोसिस बनाएगा। स्वीपरिंग का भी करता है, टीचिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग का भी करता है। मदर फादर केयर टेकर है तो मदर फादर हम बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले पॉइंट पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। देखो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, शुड हैव मास्टर डिग्री, इनके पास मास्टर डिग्री होगी और मास्टर डिग्री किसकी होगी, साइकोलॉजी की। तो ये जो कोर्स होता है ना ये बीएससी के बाद भी हो सकता है या फिर बीए के बाद भी कर सकते हैं। जैसे बीए करने के बाद एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है और सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसी के अंदर साइकोलॉजिस्ट जो एमए होती है, एमए इन साइकोलॉजिस्ट, तो उनके पास में ये ऑथोरिटी आ जाती है। पीएचडी भी हो सकता है क्लिनिकल साइकोलॉजी विद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन मेंटल हेल्थ सेटिंग। ही इज अकाउंटेबल फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट। उनका जो रोल होता है वो क्या होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट।
असेसमेंट करना, और असेसमेंट के लिए मोस्ट कॉमन है वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट, इनका टेस्ट करना, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और ट्रीटमेंट, ये सब इनके रोल के अंदर आते हैं। ही ऑफर डायरेक्ट सर्विस सच एज इंडिविजुअल, फैमिली एंड मैरिटल थेरेपी। अब इसके अंदर ऑफर देखो, ही ऑफर डायरेक्ट सर्विस, इनको डायरेक्ट सर्विस की भी ऑथोरिटी होती है एक इंडिविजुअल और थेरेपिस्ट के रूप में। साइकेट्रिक सोशल वर्कर, ये मास्टर डिग्रीधारी होते हैं, पीएचडी भी हो सकते हैं, और स्पेशलाइज ट्रेनिंग, इनकी मेंटल हेल्थ के अंदर एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है। जैसे मान लो 3 महीने की ट्रेनिंग रख दी इनकी, 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद में इनको सोसाइटी के अंदर छोड़ दिया कि हाँ अब आप एक सोशल वर्कर हो, ठीक है। इनका रोल क्या होता है, फैमिली वर्क, कम्युनिटी प्लेसमेंट ऑफ पेशेंट। इनका जो मेन वर्क होता है वो होता है केस स्टडी करना, केस वर्क लेना, लोगों को अवेयर करना। अवेयरनेस से रिलेटेड तो इनके जितने भी ये बंदे होंगे ना, जितने भी टीम के मेंबर होंगे, उन सभी का काम होता है, ठीक है। और खास काम है वो है थेरेपीज देना। थेरेपिस्ट, एक थेरेपिस्ट भी होता है, पर इनका जब थेरेपी दी जाती है ना तो एक बंदा मॉनिटर करता है, ठीक है, तो ये मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। एम्फसाइज इंटरवेंशन विद द पेशेंट इन सोशल एनवायरनमेंट इन विच ही विल लाइव। नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नाम से पता चल रहा है, ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है जॉब से रिलेटेड। मतलब बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको उनके एडल्ट एज के दौरान तैयार किया जाता है कि हाँ इनकी एज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उन प्रॉब्लम का एग्जैक्ट इलाज क्या हो सकता है, तो उनको उससे रिलेटेड तैयार किया जाता है। जैसे मेंटल रिटार्डेड पर्सन है कोई भी, है ना, तो उनको उनके सामने बहुत सारी चीजें रख दी जाती है, बोल दिया जाता है बेटा ये 1 रुपए की है, ये 2 रुपए की है, ये 3 रुपए की है। उनके मेंटल एज के अकॉर्डिंग उनको कोई ना कोई छोटा सा काम सिखाया जाता है, तो उसके लिए होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जिसको अपन एक्टिविटी थेरेपिस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये थेरेपीज भी अपने आगे आएगी। अकाउंटेबल फॉर रिक्रिएशन, मतलब इंटरटेनमेंट, ऑक्यूपेशन एंड एक्टिविटी प्रोग्राम, जितनी भी एक्टिविटीज होगी उन सब के अंदर इसका रोल होगा। रिक्रिएशन का मतलब होता है कोई भी इंटरटेनमेंट से रिलेटेड। ही असिस्ट द पेशेंट टू गेन स्किल, और ये पेशेंट को चेक करते हैं कि उन्होंने इतने टाइम में कितनी स्किल सीखी है, मतलब उनका कितना प्रमोशन हुआ है, कितना कुछ सीख पाए हैं वो, ये सब मॉनिटर करने का काम होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। अगर नहीं सीखी है तो वो क्या करते हैं, जो चीज़ें सिखाते हैं उसको और इफेक्टिव बना देते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो उनको जल्दी से जल्दी सीख ले। गेन और रिटेन एम्प्लॉयमेंट टू यूज लेजर टाइम, जो टाइम का जो प्रॉपर यूज होता है उस प्रॉपर यूज को पेशेंट को बताते हैं। जो भी पेशेंट के पास मान लो अगर 2 घंटे भी मिले ना, तो पेशेंट को 2 घंटे के अंदर कुछ नई नई लर्निंग देंगे, न्यू लर्निंग, ताकि पेशेंट उन चीज़ों के सीख कर कुछ होशियार हो, ठीक है। और लास्ट होता है काउंसलर। काउंसलर प्रोवाइड बेसिक सपोर्टिव काउंसलिंग, सपोर्ट देने का काम होता है, वो होता है काउंसलर, ठीक है। असिस्ट इन साइको एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी। अब देखो जब भी हमें स्ट्रेस होगी तो हम क्या करेंगे, गाने सुनेंगे, है ना, गाने सुनेंगे। उसी प्रकार से जब भी पेशेंट को कभी किसी प्रकार की कोई स्ट्रेस होती है ना, तो ये जो काउंसलर होते हैं उनको पता होता है कि हाँ पेशेंट को क्या करना चाहिए, किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है, तो पेशेंट को उन्हीं एक्टिविटी को रिपीट करवाया जाता है, जिससे कि पेशेंट के अंदर एक अवेयरनेस डेवलप हो और पेशेंट होशियार हो, ठीक है। तो ये होती है हमारी पूरी टीम, इसको हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ टीम। और इस टीम का बेसिक जो कार्य है वो क्या है, to decrease the chance of disease, to decrease the chance of disease के चांस को कम करना, and to promote the mental health, और मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना,
ये काम होता है एक काउंसलर का, ठीक है। और हम कह सकते हैं पूरी मेंटल हेल्थ टीम इसी बेस पर कार्य करती है, बेस्ड ऑन बेस्ड ऑफ मेंटल हेल्थ टीम। मेंटल हेल्थ टीम का यही एक बेसिक कार्य होता है। तो समझ में आया सभी को? अब रिप्लाई दो। यस सर। ओके। यस सर। सर हाँ